हेलो नमस्कार सत श्री अकाल आदाब। मेरा नाम है अमन और आप देख रहे हैं वर्ल्ड अफेयर 7। दोस्तों, मल्टीपल खबरों की सीरीज़ में पहली खबर दिल्ली से निकल के आ रही है। यहाँ पर दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार से लगभग 10,000 करोड़ रुपए के लोन की डिमांड की है। क्या है पूरी खबर, आइए जानते हैं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि वर्ष 2025 में दिल्ली की सभी 70 सीटों के लिए विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसको ध्यान में रखते हुए दिल्ली की वर्तमान सिटिंग सीएम आतिशी जी ने केंद्र सरकार से लोन की डिमांड की है। केंद्र सरकार की बहुत सारी स्कीम है जिसके तहत केंद्र राज्यों को लोन प्रोवाइड करता है। उसी में से एक स्कीम है NSSF। क्या करता है NSSF? इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों नेशनल स्मॉल सेविंग फंड। ये सभी राज्यों को लोन प्रोवाइड करता है, पर इसकी एक शर्त होती है कि ये इसका इंटरेस्ट रेट थोड़ा कुछ ज़्यादा ही होता है। तो अब सवाल उठता है कि दिल्ली सरकार को ऐसी कौन सी ज़रूरत है जिसके लिए उसने लोन अप्लाई कर दिया है। दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता है कि चुनाव आने वाले हैं और किसी भी चुनावी वर्ष में जिस राज्य में चुनाव होता है तो उस चुनावी वर्ष में उस राज्य सरकार के लिए MCC एक्ट लागू हो जाता है। क्या होता है MCC एक्ट? दोस्तों, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। इसके तहत जिस राज्य में चुनाव होते हैं तो उस राज्य की सरकार ऐसी कोई सी भी स्कीम लॉन्च नहीं कर सकती है जिससे वोटर मैनिपुलेट हों। जैसा कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में पहले से एक स्कीम चल रही है, लाडली बहना योजना। उससे ही मिलती जुलती दिल्ली सरकार भी एक योजना लाना चाहती है जिसमें दिल्ली की हर महिला को उसके बैंक अकाउंट में लगभग 1,000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। योजना को लाने के लिए ही दिल्ली गवर्नमेंट ने लोन अप्लाई किया है, क्योंकि वर्ष 2025 में MCC एक्ट के तहत इस योजना को दिल्ली सरकार दिल्ली राजस्व में से लागू नहीं कर सकती है। यही मेन कारण है कि दिल्ली सरकार ने लोन को अप्लाई किया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो रूस और यूक्रेन के युद्ध से संबंधित है। क्या है खबर, आइए देखते हैं। दोस्तों, अमेरिका की जो वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं जो बाइडेन, उन्होंने जाते जाते अपने टर्म समाप्त होते होते एक बहुत ही बड़ा ब्लंडर कर दिया है। जैसा कि हम सभी को पता है, रूस और यूक्रेन का युद्ध फरवरी 2022 से लगातार अभी तक जारी है। दोस्तों, जो हथियार अमेरिका के द्वारा यूक्रेन को दिए गए थे वो सिर्फ रखने के लिए दिए गए थे, उनके यूज़ पर पाबंदी थी। पर जो बाइडेन जाते जाते उन्होंने यूक्रेन को जो हथियार हैं उनके यूज़ करने की इजाज़त दे दी है और इजाज़त मिलते ही यूक्रेन ने भी उन हथियारों का उपयोग शुरू कर दिया है। उसी के रिटेलिएशन में रूस ने अपनी सबसे घातक मिसाइलों में से एक ऑर्शनिक मिसाइल, जिसका स्क्रीनशॉट आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, ऑर्शनिक मिसाइल का यूज़ कर दिया है। और साथ ही साथ उसने अपनी परमाणु शक्ति से लैस जो सबसे बड़ी मिसाइल है सैटर्न 2, उसे भी रेडी रखने के लिए कह दिया है। दोस्तों, सैटर्न मिसाइल के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। सैटर्न मिसाइल को बाकी सभी कंट्रीज़ या UN वगैरह सभी RS-28 के नाम से जानते हैं और इसकी मारक क्षमता लगभग 18,000 किलोमीटर तक है। मतलब रूस से आप दुनिया के किसी भी कोने को निशाना बना सकते हैं। दोस्तों, ये मिसाइल सैटर्न 2 न्यूक्लियर वॉर हेड ले जाने में सक्षम है। और अब आगे बढ़ते हैं अपनी तीसरी खबर की ओर, जो कि आ रही है IPL 2025 के ऑक्शन से। दोस्तों, जैसा कि अभी बांग्लादेश में हालात चल रहे हैं, शायद उसी के मद्देनज़र, देखिए शायद कह रहा हूँ, हो सकता है इसके पीछे रीज़न कुछ और हो, प्लेयर्स का टैलेंट हो जो फ्रेंचाइजियों को शायद अच्छा ना लगा हो या वो थोड़ा कमतर आंकते हों। पर 2025 के IPL में बांग्लादेश का एक भी प्लेयर हमें खेलते हुए देखने को नहीं मिलने वाला है। कुछ समय से जैसे KKR से जो बांग्लादेश के सबसे बड़े ऑलराउंडर हैं साकिब अल हसन, और चेन्नई के लिए खेलने वाले जो मुस्तफिजुर रहमान हैं, ये 2-3 तो अक्सर देखने को मिलते ही थे। और इस बार 2025 का जो ऑक्शन था जो दुबई में संपन्न हुआ है, उसमें बांग्लादेश के लगभग 12-13 प्लेयर्स ने अपने नाम दिए थे, पर फ्रेंचाइजियों ने किसी पे भी मतलब बोली ही नहीं लगाई। देखिए, कारण कुछ भी हो सकता है। कुछ लोग इसको जो बांग्लादेश में ऑल आइज़ ऑन हिंदूज़ का जो मूवमेंट चल रहा है, या जो चिन्मय दास प्रभु हैं जो बांग्लादेश में अभी इस समय इस्कॉन के प्रमुख हैं, गिरफ्तार कर लिए गए हैं,
कुछ लोग इससे भी रिलेट करके देख रहे हैं। खैर बहरहाल जो भी आगे होगा हम आपको अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक। मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत। Subscribe now.